आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिसका नाम कभी सफलता और कह सकते हैं विलासिता का दूसरा नाम बन गया था। जी हां, आज की कहानी है विजय माल्या के अर्श से फर्श तक के सफर की। चलिए, आपको एक सीन में ले चलते हैं। तारीख है 2 मार्च 2016। जगह दिल्ली एयरपोर्ट। आधी रात का वक्त है और एक प्राइवेट जेट बिल्कुल अंधेरे में रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। और उस जेट के अंदर जो शख्स बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि विजय माल्या था। उसने शायद आखिरी बार भारत की ओर देखा होगा, ये जानते हुए कि हो सकता है ये उसकी आखिरी नज़र हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी था कौन और वो भाग क्यों रहा था। तो ये कहानी है विजय माल्या की। जी हाँ, वही जिसे सब किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानते थे। एक ऐसा इंसान जो अपने पीछे, सोचिए, 9,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज छोड़कर देश से फरार हो गया। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन देखिए, उस रात की फरारी की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि आखिर उसने वो शोहरत और वो दौलत कैसे कमाई जिसकी नींव सच कहें तो एक बहुत शानदार विरासत पर रखी गई थी। तो विजय माल्या का जन्म हुआ 1955 में, और कहना गलत नहीं होगा कि ऐशो आराम उन्हें विरासत में मिला था। फिर साल आया 1983, जब वो सिर्फ 28 साल के थे। उनके पिता की अचानक मौत हो गई और रातों रात यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप का पूरा कारोबार उनके कंधों पर आ गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि माल्या ने सिर्फ इस जिम्मेदारी को संभाला ही नहीं, बल्कि किंगफिशर बियर को इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनाकर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। और बस इसी के साथ उनकी दौलत तो जैसे आसमान छूने लगी। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक वक्त पर उनके पास 250, जी हां, 250 से भी ज्यादा लग्जरी कारें थीं। उनकी लाइफस्टाइल वो सच में किसी बादशाह से कम नहीं थी। सोचिए, दुनिया भर में आलीशान घर, खुद की एक फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, एक आईपीएल क्रिकेट टीम और तो और एक बहुत बड़ा सुपर यॉट। और उनकी पार्टियों की तो बात ही अलग थी, पूरे भारत में फेमस थी। मॉडल्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, कौन नहीं आता था। और बस इसी वजह से तो उन्हें वो खिताब मिला, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन माल्या के सपने, उनकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो उन्हें कामयाबी की बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। पर किसे पता था कि वही सपना उनके पतन की वजह भी बनेगा। और वो सपना था किंगफिशर एयरलाइंस। तो बात है साल 2005 की। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। आइडिया बहुत सिंपल था, आम लोगों को एक लग्जरी हवाई सफर का एक्सपीरियंस देना। देखिए, उस वक्त इंडियन मार्केट में या तो बहुत ज्यादा महंगी एयरलाइंस थीं या फिर एकदम बेसिक सर्विस वाली। माल्या ने इसी गैप को भरने की सोची। और शुरू में तो ये आइडिया क्या कमाल का हिट हुआ। एयरलाइन की टैगलाइन थी फ्लाई द गुड टाइम्स, और लोग सच में अच्छे वक्त के लिए किंगफिशर से ही उड़ने लगे। सिर्फ पहले 6 महीनों में ही 2 लाख लोगों ने इससे सफर कर लिया। 500 करोड़ से शुरू हुआ ये बिजनेस देखते ही देखते 3,000 करोड़ का हो गया। और बस इसी तूफानी कामयाबी ने माल्या को और बड़े विस्तार के लिए बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेने के लिए उकसाया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां बड़े बड़े सपनों के पीछे की गहरी मुश्किलें अब सामने आने लगती हैं। देखिए, बाहर से तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा था, चमक दमक, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। असलियत यह थी कि किंगफिशर एयरलाइंस को हर एक पैसेंजर पर करीब करीब 2,000 रुपए का घाटा हो रहा था। और यह एक ऐसा कड़वा सच था जिसे दुनिया की नजरों से बड़े करीने से छुपाया जा रहा था। और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 2007 में माल्या ने एक और घाटे में चल रही एयरलाइन एयर डेक्कन उसे खरीद लिया। और इसके ठीक बाद 2008 में आ गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें एयर ट्रैवल की कमर ही तोड़ दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद बैंक किंगफिशर को लगातार कर्ज देते रहे, शायद सिर्फ माल्या के बड़े नाम और उनकी इमेज के दम पर। तो अब देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। सब कुछ शुरू हुआ 2010 में। एक अखबार ने खुलासा किया कि किंगफिशर पर 7,000 करोड़ का कर्ज है। बस ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर एक एक करके सब बिगड़ने लगा। कर्मचारियों की सैलरी बंद हो गई, फ्यूल कंपनियों ने तेल देना बंद कर दिया, और 2012 आते आते तो एयरलाइन का लाइसेंस ही रद्द हो गया। फिर आया फरवरी 2016, जब बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, और इसके कुछ ही हफ्तों बाद वो भारत छोड़ के भाग गए।
अब यहां पर ये विलफुल डिफॉल्टर शब्द समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान या कंपनी कर्ज चुका तो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही। और बस इसी वजह से इसे सिर्फ एक बिजनेस का फेल होना नहीं, बल्कि एक धोखाधड़ी माना गया। लेकिन इस पूरी कहानी का असर सिर्फ विजय माल्या पर नहीं पड़ा। इसका असर तो भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम और हजारों हजार लोगों की जिंदगियों पर पड़ा। एक ऐसा असर जो बहुत गहरा और लंबा था। कुल मिलाकर इंडियन बैंकों का जो बकाया कर्ज था, वो 9,000 करोड़ रुपए की एक हैरान कर देने वाली रकम तक पहुंच गया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हजारों लोगों की जिंदगियों की कहानी थी। जैसा किंगफिशर के ही एक सीनियर इंजीनियर ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे, अब सब कुछ चला गया। 7,000 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो गए। कईयों को तो 6 से 8 महीने तक सैलरी ही नहीं मिली। और इस सब के बीच माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट यानी रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहला सबक तो यह है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए आंख बंद करके कर्ज लेना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, कि जो ग्रोथ सच होने से भी ज्यादा अच्छी लगे ना, उसकी बुनियाद को हमेशा चेक करना चाहिए। और हाँ, तीसरा और सबसे बड़ा सबक बैंकिंग सिस्टम के लिए था कि सिर्फ किसी के बड़े नाम की चमक देख के लोन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। विजय माल्या की कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी की महत्वाकांक्षा उसका अहंकार बन जाए, तो उसकी असली और अंतिम कीमत आखिर चुकाता कौन है?